बहुत बड़ी पावनी परंपरा इस देश की, अपनी परंपरा के बल के आधार पर इस देश को हम आगे लेकर के चलेंगे। यह है संपूर्ण आजादी। अपने भीतर के रोगों की गुलामी से भी, अपने भीतर के विकारों की गुलामी पराधीनता से भी, भीतर की समस्त दुर्बलताओं से भी मुक्ति पानी है। भीतर की देह की पराधीनता और देश की भी सब प्रकार की पराधीनता गुलामियों से मुक्ति पाना, आज यह संकल्प ले हम शहीदी दिवस पर। यह है शहीदों की सपनों का, वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने का संकल्प। यह संकल्प ले हम शहीदी दिवस पर, इस पर हम ध्यान दें। और मैंने दूसरी बात कही, अब स्वदेशी का संकल्प मात्र वस्तु से नहीं जुड़ा हुआ है। स्वदेशी तो एक बहुत व्यापक दर्शन, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी न्याय, स्वदेशी कानून, स्वदेशी कृषि, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी पूरा दर्शन, भाषा, भेषज, भजन, भोजन, भाव, संस्कृति, प्रवाह, संगठित स्वदेशी का संकल्प। एक संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है, बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। तो संपूर्ण देशवासी आज हम ये संकल्प रहे और संकल्प को हम जन जन तक पहुंचाएं कि आज हमें यह लड़ाई अब हथियारों से नहीं, सबसे बड़ा हथियार है तो बहिष्कार का हथियार है। तो आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जिन्होंने लूटा इस देश को, बर्बाद किया, तबाह किया है, लाखों शहीदों को शहादत देनी पड़ी है, जिनके हाथ खून से सने हैं, ऐसी इस ईस्ट इंडिया जैसा चरित्र रखने वाली इन तमाम विदेशी कंपनियों को का देश में से बहिष्कार करना हो और स्वदेशी को समग्र रूप में स्वीकार करना। संगठित और समग्र स्वदेशी का संकल्प, यह संकल्प लेना है। और तीसरी बात मैंने कही, जिसकी ओर ध्यान दिलाया आपका बार बार, कि हमें छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को नहीं जीना। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, यह जीवन का अनादर है, तिरस्कार है, अपमान है। भगवान ने जो एक अनमोल सौगात दी है हमें मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन के रूप में, इसको हमें ऐसे भोग विलास में नहीं गुजारना। हमें इस जीवन का एक महान प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पूरा करना है। और मैंने कहा था कि इसके लिए हमें बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही संकल्पित, दृढ़ संकल्पित, विवेकी, निष्ठावान, पुरुषार्थी, पराक्रमी, स्वाभिमानी भाई बहनों की आवश्यकता है, जो आजीवन इस सेवा के लिए संकल्पित हों। उसमें चाहे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हों। जो आजीवन ना भी हो सके तो कम से कम 2 घंटा रोज योग सेवा करने का संकल्प लें। और जो इतना भी ना कर सकें तो कम से कम इस पतंजलि का जो समग्र अभियान चल रहा है, इसका समर्थन तो करें और जन जन तक इसकी बात तो करें। जहां भी बैठें वहां पतंजलि के द्वारा जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, जो ऋषि कार्य, राष्ट्र कार्य चल रहा है, जो मानवता की सेवा का अनुष्ठान चल रहा है, इसका समर्थन तो करें। और अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारियों से लेकर के, राज्य प्रभारियों से लेकर के जिलों में ऐसे आजीवन सेवा व्रतियों की जो संकल्पित हैं इस सेवा धर्म के लिए, ऋषि धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, भागवत धर्म के लिए, उन पर मुझे गौरव है। और बार बार मेरा हृदय कृतज्ञता से भर आता है कि अपने पारिवारिक दायित्व निभाते हुए इस पारमार्थिक दायित्व के लिए भी कितने दृढ़ता से आप भाई बहन सेवा दे रहे हैं। और आप में से ही एक भाई राकेश जी, जयदीप जी, सुमन जी, ये ऐसे हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सेवा धर्म के लिए, इस ऋषि धर्म, इस राष्ट्र धर्म के लिए, इस भागवत धर्म के लिए अर्पित कर दिया है। इन सब का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बहन सुमन ने तो अपना सांसारिक जीवन का परित्याग करते हुए कि मुझे तो गुरु के लिए जीना है, मुझे तो सेवा के लिए जीना है, मुझे तो योग अध्यात्म के लिए जीना है, मुझे राष्ट्र धर्म के लिए, ऋषि धर्म के लिए, भागवत धर्म के लिए जीना है,
मैं कह रहा था आजीवन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां इस सेवा में जुड़ सकते हैं, उनका एक उदाहरण है बहन। ऐसे ही गृहस्थ में रह करके भी, गृहस्थ धर्म के साथ भी अपने ऋषि धर्म को, सेवा धर्म को, इस राष्ट्र धर्म को निभा सकते हैं। उसका आदर्श उदाहरण भाई जयदीप जी, राकेश जी। और भाई राकेश जी जो है इंजीनियर थे। जवानों का एक सपना होता है कि हम पढ़ाई लिखाई करके और अपने करियर बनाएं, कोई अच्छी नौकरी करें। वो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस में नौकरी कर रहे थे और इकलौते संतान अपने माता पिता की, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आज मीन्स घर परिवार का सामान्य दायित्व है, ये तो भगवान निभाता है। जब हम गुरु और भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं तो हमारे घर परिवार और जीवन का योगक्षेम स्वयं गुरु और भगवान करते हैं। ये आज का भी सत्य है, ये अनादिकाल का सत्य और ये अनंत काल तक भी सत्य रहने वाला है। तो भाई राकेश जी हमारे एक बहुत ही प्रामाणिक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनमें वक्तृत्व और नेतृत्व का भी बहुत सामर्थ्य है। तो आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का ये जो बलिदानी का दिन है, शहीदी दिवस है, इस पर अपने जो विचार हैं, अपने भाव हैं, अपने संकल्प हैं, उनको व्यक्त करने के लिए आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में, आप सबके अभिनंदन के बीच में उनको आमंत्रित करते हैं। आप सबको अपने विचारों से और क्या सपने थे भगत सिंह के, उनसे आपको परिचित कराएंगे भाई राकेश। शहीदों की शहादत के प्रखर प्रहरी, भारत माता के लाडले, भारत माता के आंचल के प्रहरी, योग ऋषि, युग पुरोधा, योगी योद्धा, योद्धा सन्यासी, संन्यस्त योद्धा, संत सिपाही, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में हम समस्त राष्ट्रवासियों की ओर से, समस्त मातृशक्ति की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुषों के कारण हम आजादी के उन गुमनाम शहीदों और क्रांतिकारियों को स्मरण करने के लिए समर्थ हो सके हैं। आज संपूर्ण राष्ट्र के लिए बहुत प्रेरणा का दिन है। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, जो एक लेखक थे, एक विचारक थे, एक चिंतक थे, एक पत्रकार थे, एक योद्धा थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक आलोचक थे, एक दार्शनिक थे, एक संपादक थे, एक देशभक्त थे, एक क्रांतिकारी थे और जिनको शहीदों का शहंशाह कहा जाता है, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह का आज शहादत दिवस है। आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह ने दिखा दिया, जिसके पास ना कोई बड़ा संगठन था, ना बड़ी संपत्ति थी, ना कोई बड़ी गुरु की गद्दी थी, ना उसने किसी धनाढ्य परिवार में जन्म लिया। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर मात्र 23 साल 5 महीने और 25 दिन की छोटी सी आयु में वो इतना बड़ा काम कर गया। आज ही के दिन जब उसने शहादत दी तो देश के 33 करोड़ लोगों की वो प्रेरणा बन गया। शहीद आजम भगत सिंह कितना बड़ा व्यक्तित्व था, इसकी थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह 23 मार्च को जिन्होंने शहादत दी, उसके लिए अंग्रेजों ने मुकदमे का नाटक किया और नाटक करने के बाद जो तिथि तय की गई थी वो 24 मार्च की तय की गई थी। 24 मार्च को जब अंग्रेजों ने देखा कि देश में भगत सिंह के समर्थन में बहुत बड़ा माहौल है, तो अंग्रेजों की पूरी सरकार डर गई और सारे नियमों को, सारे कानूनों को ताक पर रखते हुए 23 मार्च की शाम को 7 बजे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जेल मैनुअल के अनुसार यह नियम होता है कि जो तिथि तय की गई है, न्यायालय ने जो तिथि तय की है उससे पहले फांसी नहीं दे सकते और फांसी का समय सदा प्रातः काल का होता है, कभी भी सायंकाल में फांसी नहीं दी जाती। तो पूरे अंग्रेजों के शासनकाल में, पूरे अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में यह पहला उदाहरण है जहां अंग्रेजी सरकार ने शहीद आजम भगत सिंह से डरकर एक दिन पहले शाम को फांसी दी।
शहीद आजम भगत सिंह की लाश से अंग्रेज कितने डरे हुए थे। जब उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी तो उनकी लाश को 1 घंटे तक फांसी के ऊपर लटका कर रखा, और जो उस समय डिप्टी मजिस्ट्रेट वहां पर था उसने 1 घंटे बाद लाश को उतारा, और उतारने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 1 घंटे तक लाश को लटकाया गया है, और अब मैं ये प्रमाणित करता हूं कि शहीद भगत सिंह अब जिंदा नहीं है, ये डेड हो चुका। शहीद भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश के लिए जीवन जीना भी जानते थे, जो देश के लिए जान देना भी जानते थे, और देश के लिए जान लेना भी जानते थे। शहीद आजम भगत सिंह का जीवन पेनफुल तो था पर शेमफुल नहीं था। भगत सिंह ये कहते थे कि उन्होंने देश पर जान देने के बाद भी देश की जितनी सेवा करना चाहते थे उतनी सेवा नहीं कर पाए। वो बार बार एक बात कहते थे कि फांसी का फंदा चूमकर मैं शहादत दे दूंगा, लेकिन जो मेरा सपना है मैं उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया, और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं बार बार भारत माता की गोदी में जन्म लेना चाहता हूं, बार बार इस धरती पर आना चाहता हूं। 23 मार्च को फांसी देने के बाद शहीद भगत सिंह के एक साथी अजय घोष लिखते हैं कि शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे धुर उतारे थे जो चाहे थोड़ी देर के लिए चमके, लेकिन 23 वर्ष की छोटी सी आयु में वो 33 करोड़ लोगों के दिलों में आजादी की मशाल जलाकर चले गए। भगत सिंह को जब फांसी दे दी गई, और फांसी देने के बाद भी अंग्रेजों की सरकार कितनी डरी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पार्थिव शरीर को अंग्रेजी सरकार में यह हिम्मत नहीं थी कि देशवासियों को वापस दे दें। उनके पार्थिव शरीर को जेल के मुख्य दरवाजे के ऊपर हजारों की संख्या में शहीदों के परिवार और राष्ट्रभक्त उपस्थित थे। तो अंग्रेजी सरकार डर गई कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। हम शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के पक्ष में जितना माहौल देश में बन रहा है, यदि हमने लाश दे दी और उनके पार्थिव शरीर को लोगों ने पूजना शुरू कर दिया तो अंग्रेजी सरकार की चूलें हिल जाएंगी। तो उन्होंने जेल के सारे नियमों को ताक पर रखकर जेल की दीवार को पीछे से तोड़ा, उनके शवों को काटकर बोरे में बंद किया और कूड़ा करकट ढोने वाली लारी में लेकर जेल से दूर हुसैनीवाला में रावी नदी के तट पर लेकर गए और मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। आसपास के ग्रामीणों ने जब देखा कि ये गोरे अंग्रेज, और उस समय जो लाश को जब उन्होंने जलाया तो उस समय कोई भी भारतीय व्यक्ति उसमें उन्होंने नहीं रखा था, तो जब गांव वालों ने देखा कि यहां पर कुछ जलाया जा रहा है और जलाने वाले अंग्रेज हैं, तो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था। लोग समझ गए कि ये हो ना हो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं। उन्होंने वहां पर पहुंचा, अधजली लाश को उठाया जो पानी में बहा दी थी, उस लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया उनको, और उस 24 मार्च को फिर देशवासियों ने दोबारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अवशेषों का बहुत धूमधाम के साथ अंतिम संस्कार किया। शहीद भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो मरने के बाद भी जब उनको फांसी हो गई तो देश में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी तो देश में लाखों व्यक्तियों ने अपने हस्ताक्षर करके वायसराय को चिट्ठी लिखी, और केवल भारत के लोगों ने नहीं लिखी। उस समय इंग्लैंड की भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों की लेबर पार्टी के सांसदों ने भी उस समय के लॉर्ड इरविन को कहा कि भगत सिंह की फांसी को माफ कर दिया जाए। महात्मा गांधी का कद उस समय बहुत बड़ा था। लोगों ने अपील की कि गांधी इरविन समझौता होने वाला है। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था 1931 का। तो लोगों ने गांधी जी से याचना की कि आप चाहें तो इन तीनों के प्राण बचा सकते हैं, लेकिन गांधी जी क्रांतिकारियों के ऐसे शौर्य और वीरता के कामों का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने बचाना तो दूर, उल्टे ये कहा कि यदि इन तीनों नौजवानों को फांसी देनी है तो कराची के अधिवेशन से पहले ही दे दी जाए ताकि देश का माहौल सामान्य बना रहे। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि गांधी जी जानते थे कि शहीद भगत सिंह पूरे देश के ऐसे जननायक हैं, देश के 33 करोड़ लोगों की आंखों के तारे हैं। यदि शहीद भगत सिंह बच गए तो उसके बाद कांग्रेस का नामो निशान नहीं बचेगा। देश में केवल एक ही नेता होगा और वो नेता शहीद भगत सिंह होगा। और जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं दी जाती, शहीद भगत सिंह बच जाते और आजादी के बाद तक यदि शहीद भगत सिंह जिंदा रहते और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, तो या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस या शहीद भगत सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते, और इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री बनता तो भारत की व्यवस्थाओं की यह दुर्गति नहीं होती जो आज हम देखते हैं। शहीद भगत सिंह से गांधी जी और कांग्रेस इतनी चिढ़ती क्यों थी? शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब का एक लाइन में यह मानना था कि अंग्रेजों के साथ हमारा यदि कोई समझौता हो सकता है तो केवल एक समझौता हो सकता है कि अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेटें और बिना कोई बात किए, बिना कोई शर्त लगाए, बिना कोई समझौता किए भारत को छोड़कर चल दें। और कांग्रेस, उस समय की जो कांग्रेस थी, उनका केवल एक ही प्रयास होता था कि केवल हमें किसी तरह से राज्यों की विधानसभाओं में, सरकार में थोड़ी सी हिस्सेदारी मिल जाए, किसी प्रकार का थोड़ा सा समझौता हो जाए। वो कभी भी इस पक्ष में नहीं रहते थे कि अंग्रेज इस देश को, भारत को छोड़कर जाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और जब उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को बहुत करारी हार दी, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया के रूप में मैं खड़ा हूं। और जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। नेताजी देश के लोगों के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन नेताजी को 6 महीने भी काम नहीं करने दिया गया और नेताजी को इस्तीफा देना पड़ा। नेताजी उस समय डिमांड कर रहे थे कि देश में और पूरे विश्व में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना हुआ है, हमें इस समय अंग्रेजों के ऊपर चोट करनी चाहिए, अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन गांधी जी ये कहते थे कि अंग्रेजों से हम बातचीत करेंगे, अंग्रेज दुनिया में कई देशों में युद्ध के मोर्चे पर दूसरे विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, ऐसे समय में शत्रु के ऊपर आघात करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। और इसी बात से खफा होकर नेताजी भारत से अफगानिस्तान के रास्ते, जर्मनी के रास्ते जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज बनाई। शहीद आजम भगत सिंह का कांग्रेस के बारे में और क्या मानना था? शहीद आजम भगत सिंह यह मानते थे कि कांग्रेस जिस नीति पर चल रही है उससे हमें पूरी आजादी नहीं मिलेगी। कांग्रेस की जो मांग है, वो कांग्रेस की मांग से देश को सच्ची आजादी नहीं मिलेगी। देश को पूंजीपतियों से मुक्ति चाहिए। वह केवल राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, शहीद भगत सिंह राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। शहीद भगत सिंह शिक्षा का स्वदेशीकरण भी चाहते थे। शहीद भगत सिंह यह मानते थे कि भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, भारत के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, भारत के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं आगे काम करेंगी, उसमें गरीब का, उसमें किसान का, उसमें दलित की क्या भूमिका होगी, उनका चिंतन इस बात के ऊपर फोकस था कि आजादी के बाद देश की व्यवस्थाएं कैसे होगी। भगत सिंह ऐसे एक पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले यह चिंतन किया कि देश को अंग्रेजों से आजादी तो मिलने ही वाली है, लेकिन आजादी मिलने के बाद देश में व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, यह चिंतन करने वाले सबसे पहले यदि कोई क्रांतिकारी थे वो शहीद आजम भगत सिंह थे। उस समय जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई तो उस समय के विद्वान लिखते हैं कि 23 वर्ष के शहीद भगत सिंह ने, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 1931 तक कांग्रेस की आयु थी 46 वर्ष और शहीद आजम भगत सिंह की आयु थी 23 वर्ष। 23 वर्ष के शहीद आजम भगत सिंह ने 46 वर्ष की कांग्रेस को, उस समय के इतिहासकार लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आंधी में उड़ा दिया गया हो।
भगत सिंह कांग्रेस के बारे में यह सोचती थी कि कांग्रेस जमींदारों, पूंजीपतियों और अमीर लोगों की पार्टी है। कांग्रेस से यह आशा करना कि इनसे आम जनता को कोई आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी, तो यह महज एक कोरी कल्पना है। और गांधी जी के बारे में शहीद भगत सिंह यह सोचते थे कि गांधी जी परोपकारी जीव तो हैं, लेकिन परोपकार से जनता का कल्याण होना संभव नहीं है। वे कहते थे कि कांग्रेस के अभियान से, कांग्रेस के आजादी के अभियान से केवल एक परिवर्तन तो होगा कि एक शोषणकर्ता के स्थान पर दूसरा शोषणकर्ता आ जाएगा, लेकिन केवल राजनीतिक आजादी से थोड़े से व्यक्ति जनता का खून चूसेंगे। इसलिए हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी भी चाहिए। उस समय के कांग्रेस के नेताओं के रवैये से शहीद भगत सिंह को कहना पड़ा था कि अंग्रेज तो हमें आतंकवादी कहते ही हैं, दुख की बात यह है कि कांग्रेस भी हमें आतंकवादी के रूप में प्रचारित करती है। और जैसे हमने जो 2011-2012 का आंदोलन किया, उसमें आपने मीडिया की भूमिका को देखा होगा। कुछ अच्छे लोगों को छोड़कर बाकी मीडिया की भूमिका को जैसे आपने देखा, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर भी उस समय कहते थे कि कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो केवल छींकते हैं तो पूरे देश में खबर बनती है, और एक हम क्रांतिकारी हैं जो चने खाकर, जमीन के ऊपर लेटकर, फटे कपड़े पहनकर, दिन रात यातनाएं सहकर यदि गर्दन भी कटवा लें तो किसी भी अखबार में हमारी फोटो, हमारा नाम नहीं छापा जाता। शहीद भगत सिंह कहते थे कि व्यक्तियों की हत्या करना तो संभव है, लेकिन विचारों की हत्या करना संभव नहीं है। जब शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा दी जा रही थी तो बहुत से लोगों ने उनको कहा कि आप दया की याचिका लिखिए। तो शहीद भगत सिंह ने कहा कि मैं फांसी से बच जाऊंगा, यह मैं नहीं चाहता। मैं तो दिलेराना ढंग से फांसी का फंदा चूमना चाहता हूं, जिससे आने वाली माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनने की प्रेरणा दें और आजादी पर जान देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि कोई भी भारत माता को गुलाम ना रख पाए। शहीद भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर चढ़े तो किस प्रकार हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। आप कल्पना कीजिए कि जब शहीद भगत सिंह फांसी की जेल की काल कोठरी से फांसी के फंदे पर काल कोठरी तक लाए जा रहे थे, तो उस समय का जो डिप्टी मजिस्ट्रेट वहां पर था, उसको भगत सिंह ने हंसकर कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आप यह देखेंगे, आज आपको यह देखने का अवसर मिला है कि भारत का एक क्रांतिकारी कितनी बहादुरी के साथ मृत्यु का वर्ण करता है, फांसी का फंदा चूमता है। भगत सिंह किस बहादुरी के साथ फांसी के फंदे को चूमे। जेल में जो वार्डर था, चतर सिंह जिसका नाम था, जब भगत सिंह को फांसी हो गई और फांसी का वो चश्मदीद गवाह था, तो भगत सिंह की फांसी के बाद जब सभा की गई तो सभा में वो फूट फूट कर रो पड़ा और उसने कहा कि मैंने अपने 30 वर्ष के सेवा काल में भयंकर से भयंकर अपराधियों को, खूंखार खूनियों को, बड़े बड़े जालिमों को फांसी के फंदे पर जाते हुए देखा है, लेकिन जिस दिलेरी और बहादुरी के साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, फांसी के फंदे को जिन्होंने चूमा है, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। मैंने अपने 30 वर्षों में ना देखा है, ना सुना है और ना कभी सोचा था। भगत सिंह की फांसी देने के बाद 23 मार्च की रात को फांसी दी गई। 24 मार्च का अखबार छप चुका था। 25 मार्च के अखबार में पूरे देश में वो खबर छापी गई। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो अखबार के होकर वितरित करते थे, अखबार बांटते थे, तो गलियों में, ट्रेन में, बस स्टैंड पर आवाज लगाते थे और उस समय की जो कोई विशेष घटना होती थी, विशेष खबर होती थी, उसकी आवाज निकालते थे। तो 25 मार्च का अखबार बांटते हुए उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर, रावलपिंडी की सड़कों पर, कलकत्ता और दिल्ली की सड़कों पर जो होकर अखबार बेचने वाले थे, वो रोज पेट के लिए आवाज निकालते थे, लेकिन उस दिन रो रो कर उनके दिल से आवाज निकल रही थी कि आज भारत माता के लाडले शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे दी गई। और उस समय 24 मार्च को, 25 मार्च को पूरे पंजाब में ऐसा शायद ही कोई घर था जिसका चूल्हा जला हो।
भारत माता के लाडले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पीछे पूरा पंजाब, आज का पंजाब नहीं, उस समय का पंजाब जिसमें हरियाणा शामिल था, जिसमें आपका आधा पाकिस्तान शामिल था, सिंध प्रांत शामिल था, उस पूरे पंजाब में शायद ही कोई चूल्हा जला हो। यह सच्ची श्रद्धांजलि देश के लोगों ने भगत सिंह को दी और संकल्प किया कि हमें भगत सिंह के रास्ते पर चलना है। भगत सिंह को भगत सिंह बनने की प्रेरणा कहां से मिली? सरदार भगत सिंह का पूरा खानदान क्रांतिकारी खानदान था। सरदार भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह और सरदार किशन सिंह के भी दादाजी सरदार फतेह सिंह जी, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और 1857 की क्रांति में उनकी पूरी जमीन जायदाद जब्त कर ली गई थी। उनको कहा गया था कि यदि तुम अंग्रेज अधिकारी से माफी मांग लो तो तुम्हारी जमीन जायदाद वापस कर दी जाएगी। लेकिन शहीद भगत सिंह के परदादा इतने स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा कि जमीन जायदाद की क्या बात है, यदि प्राण भी देने पड़े तो भी अंग्रेजों के सामने मुझे झुकना मंजूर नहीं है। केवल परदादा नहीं, शहीद भगत सिंह के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह, शहीद भगत सिंह की दादाजी माता जयकौर, मां विद्यावती, पिता किशन सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह, चाचा अजीत सिंह, यह पूरा खानदान क्रांतिकारियों का खानदान था। शहीद भगत सिंह के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लगातार क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे, लगातार क्रांतिकारियों का घर आना जाना होता था। जिस क्रांतिकारी के पीछे पुलिस पड़ी होती थी उसको अपने घर में शरण देने का काम शहीद भगत सिंह का परिवार करता था। शहीद भगत सिंह कैसे बने? उनके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किसका था? एक इतिहासकार हैं डॉक्टर एम जुनेजा जी, उन्होंने बहुत शोध किया। शहीद भगत सिंह की माताजी के जितने इंटरव्यू हुए, परिवारों के जितने साक्षात्कार हुए, उनका संकलन किया। वो लिखते हैं कि शहीद भगत सिंह के ऊपर दो व्यक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव था। एक उनकी मां विद्यावती और दूसरा उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह। और सरदार अर्जुन सिंह वो पहले सिख थे, वो पहले पंजाब के व्यक्ति थे जिसको महर्षि देव दयानंद ने अपने हाथों से दीक्षा दी थी, अपने हाथों से वैदिक धर्म की, वैदिक संस्कृति की, आर्य समाज की दीक्षा दी थी। और सरदार अर्जुन सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब उनके दो पोते हुए और दोनों पोतों का जब यज्ञोपवीत संस्कार किया गया तो यज्ञ वेदी पर उन्होंने संकल्प किया कि मेरा यह भगत सिंह और दूसरा पोता केवल देश की बलिवेदी पर न्योछावर करने के लिए है, केवल राष्ट्र के लिए है। और उनको यह सारी प्रेरणा महर्षि देव दयानंद से मिली, सत्यार्थ प्रकाश से मिली, वैदिक धर्म से मिली। और सरदार अर्जुन सिंह तो बार बार कहते थे कि यदि महर्षि दयानंद का सानिध्य मुझे नहीं मिला होता, उनकी प्रेरणा मुझे नहीं मिली होती, तो मैं एक सामान्य ग्रामीण की तरह जीवन व्यतीत करता, राष्ट्र सेवा का यह बड़ा काम नहीं कर पाता। शहीद भगत सिंह का खानदान कौन सा काम करता था? शहीद भगत सिंह का खानदान वही काम करता था जो आप और हम कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह का खानदान वही काम करता था जो परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी कर रहे हैं। क्रांति की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे कार्य की बात कर रहा हूं। शहीद भगत सिंह के दादाजी पेशे से हकीम थे, वैद्य थे, और वह निशुल्क किसी की हड्डी टूट जाती तो उसको जोड़ने का, उसको बैठाने का, जंगल से जड़ी बूटी लाकर निशुल्क लोगों को, गांव वालों को उपचार देने का काम शहीद भगत सिंह के दादाजी करते थे, उनका परिवार करते थे। उनकी दादी जयकौर और मां विद्यावती जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उनको पीसने की, उनकी कुटाई करने की काम करती थी। तो आपको जब भी ये योग का काम हम करें तो हमें यह नहीं सोचना कि ये योग का काम है, ये आयुर्वेद का काम है, ये घरेलू उपचार का काम है, ये जड़ी बूटी वितरण का काम है। आपको ये गर्व करना है और ये महसूस करना है कि ये वो काम है जो शहीद भगत सिंह का खानदान करता था। शहीद भगत सिंह के खानदान में शहीद भगत सिंह के एक चाचा थे, चाचा स्वर्ण सिंह। चाचा स्वर्ण सिंह को 23 वर्ष की आयु में, जिस आयु में शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई, 23 वर्ष की आयु में उन्होंने उसी जेल में शहादत दी थी जिस जेल में शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई। आप खानदान की बात सुनिए। शहीद भगत सिंह ने मातृशक्ति को, भारत माता की आराधना करता हुआ बचपन से देखा है।
उन्होंने अपनी एक चाची जी को देखा जो 23 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जी की। शहीद भगत सिंह के एक दूसरे चाचा जी थे, चाचा अजीत सिंह जी। वो भारत के एक पहले क्रांतिकारी थे जो 38 वर्ष तक निर्वासित रहे। अंग्रेजों ने देश के बाहर उनको रखा, निर्वासन में रखा। और शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे, कितने बड़े विद्वान थे कि वो 6 भाषाओं को लिखना जानते थे और 40 भाषाओं को बोलना जानते थे। उनके एक एक शब्द में कितनी आग थी, उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में, उनके शब्दों में कितनी पीड़ा थी कि जब वो भाषण देते थे तो लोग क्रांतिकारी बनने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। एक बार उन्होंने रावलपिंडी में 1 घंटे का भाषण दिया और जो लोग उपस्थित थे, 1 घंटे के भाषण के बाद वहां जो सरकारी इमारत थी, उन भाषण सुनने वाले लोगों में इतनी उत्तेजना आई, इतनी क्रांति की भावना आई कि उन्होंने उस सरकारी बिल्डिंग को आग लगा दी। शहीद भगत सिंह के पिताजी कितने बड़े क्रांतिकारी थे। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान संगठन बनाया है, उसी प्रकार शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी ने भारत माता सोसाइटी के नाम से एक संगठन बनाया था। और शहीद भगत सिंह के पिताजी ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके एक व्यक्ति के ऊपर अंग्रेजों ने 42 मुकदमे दर्ज किए थे और अनेकों बार उन्होंने जेल की यात्रा की। शहीद भगत सिंह ने बचपन से अपनी दोनों चाचियों को, अपनी माता को, अपनी दादी को देखा है आजादी की लड़ाई में संघर्ष करते हुए, और वो मातृशक्ति शहीद भगत सिंह की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। शहीद भगत सिंह का नाम शहीद भगत सिंह कैसे पड़ा? 28 सितंबर 1907 को शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ और जैसा मैंने बताया कि उनका पूरा खानदान क्रांतिकारियों का खानदान था। शहीद भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी जेल में, उनके छोटे चाचा जेल में, उनके दूसरे वाले चाचा जेल में। इधर सुबह सुबह शहीद भगत सिंह का जन्म होता है और जन्म के साथ ही खबर मिलती है कि उनके पिताजी को जेल से रिहा कर दिया गया। शाम होती है तो दूसरा तार मिलता है कि उनके एक दूसरे चाचा जो स्वर्ण सिंह थे, जो मांडले की जेल में बंद थे, उनको, लाला लाजपत राय के साथ जो बंद थे, तार आता है कि उनको भी रिहा किया जा रहा है। और 2-3 दिन के बाद समाचार आता है कि उनके जो तीसरे वाले चाचा थे उनको भी रिहा किया जा रहा है। पूरा परिवार जो ये मानकर बैठा था कि परिवार के सारे बड़े व्यक्ति अंग्रेजों की कैद में है, पता नहीं कब वापस आएंगे। शहीद भगत सिंह ऐसा लाडला था, उसने केवल अपने परिवार की किस्मत नहीं खोली, देश के 33 करोड़ लोगों और भारत माता की किस्मत खोली। भगत सिंह ने जन्म लिया तो उनके परिवार में उनके चाचा जी, उनके पिताजी, सबको रिहाई मिली और उनकी दादी जयकौर ने कहा कि यह लड़का तो बड़ा भाग्य वाला है। उन्होंने पंजाबी में उसका नाम रखा भागों वाला, और वो भागों वाला बदलता बदलता भगत सिंह बन गया। उस समय भगत सिंह के जन्म पर शायद किसी ने ना सोचा हो कि ये जो केवल एक परिवार का भाग्य लेकर आया है, ये पूरे देश की तस्वीर और तकदीर को एक दिन बदलेगा। और जब शहीद भगत सिंह को यज्ञ वेदी पर बलिदान करने का संकल्प उनके दादाजी ने ले लिया, तो जब शहीद भगत सिंह 16-17 साल के, 20 साल के हुए, तो उस समय उनके परिवार वालों की इच्छा हुई कि परिवार में सारे क्रांतिकारी हैं, शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी की इतनी ऊंचाई पर ना जाए, वो बलिदानी भावना ना रखे, वो सामान्य देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का काम करे, तो इसकी शादी कर दी जाए। जब शहीद भगत सिंह को पता लगा कि मेरी शादी की जा रही है, विवाह किया जा रहा है, तो वो घर छोड़कर भाग गए, कानपुर में रहे और वहां जाकर उन्होंने पत्र लिखा अपने दादाजी के नाम कि दादाजी, आप तो महर्षि दयानंद के शिष्य हो, आपने तो यज्ञ वेदी पर मुझे बलिदान कर दिया था, दान कर दिया था, और भारत की संस्कृति रही है, एक बार जिस दान का संकल्प ले लिया जाता है उसको वापस नहीं किया जाता। अब ये आपका दायित्व है कि आप दादी जी और माताजी को समझाएं। शहीद भगत सिंह जब जेल में थे तो उनकी दादी जयकौर उनसे मिलने के लिए आई। शहीद भगत सिंह और सारे क्रांतिकारियों को जेल में सामान्य अवस्था में नहीं रखा जाता था, उनको हथकड़ी भी लगाई जाती थी और हथकड़ी के साथ साथ बेड़ियां भी पहनाई जाती थी, जिसमें उठना बैठना चलना भी मुश्किल होता था। तो दादी जयकौर जो बहुत बूढ़ी थी, 2 लोगों का सहारा लेकर आई। जब शहीद भगत सिंह मिलने के लिए आए तो भगत सिंह के आने से पहले बेड़ियों की खनखना हटाई, झंझना हटाई
और हाथों और पैरों में, गले में बेड़ियों में जकड़े हुए शहीद भगत सिंह आए तो दादी के मुंह से पोते के लिए प्रेम स्वरूप और इस अवस्था में देखकर दुख से यह निकला कि हां बेटा भागो वाला, यह क्या हुआ, यह क्या है। तो शहीद भगत सिंह ने बेड़ियां बजाकर कहा और ठाका लगाया कि दादी जी ये तो सरकार के गहने हैं, ये किसी किस्मत वाले क्रांतिकारी को ही मिलते हैं और मेरा नाम तो बचपन से भागो वाला है, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं तो ये गहने मुझे मिले हैं। जब शहीद भगत सिंह के मुकदमे की सुनवाई चल रही थी तो उस समय जो जज था, जज जस्टिस फोर्ड, उसको भी जब भगत सिंह के कार्य को, भगत सिंह की विद्वता को उन्होंने देखा तो उनको कहना पड़ा कि निसंदेह भगत सिंह एक अद्भुत, निष्ठावान और ईमानदार क्रांतिकारी है। शहीद भगत सिंह ने जेल में 126 दिन की भूख हड़ताल की और 126 दिन की भूख हड़ताल तब की जब उनको पता था कि थोड़े दिन बाद मुझे फांसी के तख्ते को चूमना है, फांसी के फंदे पर झूलना है। तो उस समय जो जेल का वार्डर था वो बहुत सोचता था, वो कहता था कि जब तुम्हें कुछ दिन बाद मरना है, फांसी के फंदे को चूमना है, तो तुम ये भूख हड़ताल करके अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो। और उनकी भूख हड़ताल कोई सामान्य भूख हड़ताल नहीं थी, उनकी भूख हड़ताल वैसी ही भूख हड़ताल थी जैसी रामलीला मैदान में भारत स्वाभिमान ने की थी। वही सत्याग्रह था उनका। सत्याग्रह कुछ पीकर करने वाला सत्याग्रह नहीं था, कुछ खाकर करने वाला सत्याग्रह नहीं था, प्राकृतिक चिकित्सा का सत्याग्रह नहीं था, नेचुरोपैथी का सत्याग्रह नहीं था। गांधी जी तो बहुत बार स्वास्थ्य लाभ के लिए भी सत्याग्रह करते थे, उपवास करते थे, उपवास पर बहुत बल देते थे, लेकिन उनका उपवास अंग्रेजों को झुकाने के लिए था और वो केवल पानी पीते थे। और जब अंग्रेजों ने पानी की जगह काल कोठरी में दूध रखवा दिया तो उन्होंने उन मटकों को तोड़ दिया और पानी पीना भी बंद कर दिया था। तो जेल में जब उनकी भूख हड़ताल चलती थी तो पूरे देश में जब वो खबरें जेल के बाहर जाती थी तो पूरा देश भगत सिंह के साथ खड़ा होता था। तो अंग्रेज उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए 10-10 पठानों को लगाते थे। वो नाक से और मुंह से नली डालते थे और नली से दूध डालते थे उनको दबोचकर। उनके एक साथी जतिन दास की तो जब पठानों ने, जेल के वार्डर ने जबरदस्ती उनको दबाकर उनके मुंह में नली डालकर दूध डाला तो दूध आमाशय की जगह फेफड़ों में चला गया और तड़फ तड़फ कर जतिन दास ने अपनी शहादत दे दी। इतना होने पर भी क्रांतिकारी झुके नहीं। तो वार्डर एक दिन उनसे पूछता है कि आप तो थोड़े दिन बाद मरने वाले हो, ये भूख हड़ताल करके अपने शरीर को, अपने आप को क्यों कष्ट दे रहे हो। भगत सिंह ने कहा कि जेल के बाहर हो या अंदर, हमें तो अंतिम सांस तक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई जारी रखनी है। मेरी इस भूख हड़ताल की मांगे मानकर हुए सुधारों से चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमारे संघर्ष से हमारे क्रांतिकारी साथियों को प्रेरणा मिलती रहेगी, मेरे बाद जो जेल में आएंगे उनको प्रेरणा मिलती रहेगी। जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और क्रांतिकारियों ने देखा कि यह अंग्रेज सरकार तो मुकदमे के नाम पर नाटक कर रही है और इस मुकदमे की सुनवाई को उन्होंने हथियार बनाया कि वहां पर मीडिया रहेगा, रिपोर्टर रहेगा, तो वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जाते थे, अपनी बात कहते थे। जब उन्होंने बहुत अधिक अन्याय देखा तो उन्होंने ये निर्णय किया कि अब हम कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। वो ये कहते थे कि हम राजनीतिक कैदी हैं, हमारे साथ मार पिटाई क्यों की जाती है, हमें बेड़ियों में क्यों जकड़ा गया है। तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने एक बार यह निर्णय लिया, जब अंग्रेजों ने उनकी बिना किसी कारण के पिटाई कर दी तो उन्होंने निर्णय किया कि अब हम कोर्ट का बहिष्कार करेंगे और कोर्ट में नहीं जाएंगे, जिससे अंग्रेजों की कानून व्यवस्था के ऊपर तमाचा पड़े और लोगों को यह जानकारी लगे कि अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रास्ते से हटाया है, उनके किसी अपराध की सजा नहीं दी है। तो जेल के वार्डर को आदेश भेजा गया कि कैसे भी करके शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को कोर्ट के अंदर लाना है। उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी तो अभियुक्त को कोर्ट के अंदर ले जाना पड़ता था। तो जेल के वार्डर ने 10-10 खूनी पठानों को लगाया, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को उन्होंने जितनी यातनाएं दे सकते थे उतनी यातनाएं देने की कोशिश की, लात घूंसों से उनकी पिटाई की और जब वो अंत में थक हार गए तो जेल के वार्डर ने जज को यह संदेश भेजा कि भगत सिंह को उसकी इच्छा के विरुद्ध
पीट पीट कर मारना तो संभव है, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध कोर्ट में लाना संभव नहीं है। और जब भगत सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति देखी तो कोर्ट को अपने आदेश वापस लेने पड़े। 1927 में जब एक बार भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, आज भी आप देखते हैं तो न्यायालय की जो जमानत होती है वो कई बार 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए होती है। 1927 की कीमत देखिए, जब किसी व्यक्ति की आमदनी कुछ आनों में होती थी या कुछ रुपयों में होती थी। शहीद आजम भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया गया, पहली बार जब गिरफ्तार किया गया तो उनको 60,000 रुपए की जमानत लेकर छोड़ा गया था। और आजादी के इतिहास में यह भी शायद संभवतः सबसे बड़ी जमानत होगी जो शहीद भगत सिंह के परिवार ने दी। अंग्रेज ये मानते थे कि 60,000 रुपए की जमानत हम लगा देंगे, क्योंकि पहली बार जब शहीद आजम भगत सिंह को पकड़ा गया तो उनका अपराध इतना बड़ा नहीं था, अंग्रेजों के पास साक्ष्य नहीं थे, उनको जेल में रखकर अपराधी घोषित करना मुश्किल था, उनको छोड़ना भी आवश्यक था। तो अंग्रेजों ने तरकीब लड़ाई कि हम जमानत की राशि इतनी कर देते हैं कि जिसको कोई भर ना सके। लेकिन देश के लोगों का सहयोग देखिए, जब भी कोई अच्छे काम के लिए प्रेरणा देता है, मांगता है, दान का आह्वान करता है तो देश के लोग दान करते हैं। उस समय 60,000 रुपए की जमानत देकर शहीद भगत सिंह को छुड़वाया गया। सिख धर्म की शहीद भगत सिंह वैदिक धर्म को भी मानते थे, लेकिन सिख धर्म की साथ साथ परंपराओं का भी पालन करते थे। तो उनकी दादी जी की इच्छा थी कि भगत सिंह कभी केश ना कटवाए। लेकिन जब उन्होंने असेंबली में बम कांड किया, उससे पहले जब उन्होंने सैंडर्स को मारा, तो उनको छुपने के लिए केश कटवाने पड़े। शहीद भगत सिंह जब जेल में बंद थे तो उनका एक साथी रणधीर सिंह, वो भी जेल में बंद था। शहीद भगत सिंह ने कहा कि मैं रणधीर सिंह से मिलना चाहता हूं। जब रणधीर सिंह को पता लगा कि भगत सिंह ने केश कटवा रखे हैं, रणधीर सिंह अपने आप को कट्टर सिख मानता था, तो उसने मिलने से मना कर दिया। तो शहीद भगत सिंह ने उसको पत्र लिखा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मैं सिख धर्म की एक एक अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। अभी तक तो मैंने केवल एक अंग कटवाया है, वह भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। तुम देख लेना, मैं अपने गुरुओं के रास्ते पर चलकर एक दिन अपनी गर्दन भी कटवाऊंगा। और अंत में उन्होंने रणधीर सिंह को उलाना देते हुए लिखा कि मैं तो अपनी गर्दन कटवा लूंगा, सिख धर्म की परंपराओं का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन एक सिख भाई की तंगदिली व तंग नजरी का गिला मुझे जीवन भर रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह के अंदर और क्या क्या गुण थे? शहीद आजम भगत सिंह यह मानते थे कि यदि किसी देश का निर्माण करना है तो अच्छे साहित्य से, पुस्तकालयों से देश का निर्माण हो सकता है। शहीद भगत सिंह कितना स्वाध्याय करते थे, कितना चिंतन करते थे। जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि अगर शहीद भगत सिंह प्रधानमंत्री बनते तो देश की तकदीर और तस्वीर कुछ और होती, देश की व्यवस्थाएं कुछ और होती। आज हम देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते। तो उस समय शहीद भगत सिंह कितना स्वाध्याय करते थे, कितना चिंतन करते थे। पूरे देश में उस समय जितनी क्रांतियां चल रही थी उन सब का वो अध्ययन करते थे, और कितना गहराई से अध्ययन करते थे कि शहीद भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 से लेकर 23 मार्च 1931 तक 716 दिनों तक जेल में रहे, और इन 716 दिनों में उन्होंने 300 पुस्तकें पढ़ी। मतलब हर 2 दिन में एक पुस्तक पढ़ना। और यह तो तब था जब वो जेल के अंदर थे। जेल के अंदर कोई लाइब्रेरी नहीं थी। जब उनसे कोई मिलने के लिए आता था या वो एप्लीकेशन देकर मंगवाते थे कि मुझे इस लेखक की, इस नाम की, इस प्रकाशक की पुस्तक भेज दो, स्मृति के आधार पर वो पुस्तकें मंगवाते थे। तो आप भगत सिंह का चिंतन देखिए उनके बारे में। जिस लाइब्रेरी से वो राजवीर शास्त्री जी, वो भी एक आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे पुस्तकें लेते थे, वो पुस्तकालय अध्यक्ष थे। और पुस्तकालय अध्यक्ष होते होते वो भी जोड़ने का काम करते थे। पुस्तकालय में जो क्रांतिकारी साहित्य मांगता था उनको बुलाकर उनके बारे में सूचना वो भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु को देते थे। वो भगत सिंह के बारे में कहते हैं कि भगत सिंह पुस्तकों को पढ़ता नहीं था, भगत सिंह पुस्तकों को निगलता था। भगत सिंह के बारे में शिव वर्मा कहते हैं कि भगत सिंह का पिस्तौल व पुस्तक का 24 घंटे का साथ था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब भगत सिंह को बिना पिस्तौल और बिना पुस्तक के देखा गया हो।
और आपने सुना होगा कि जब शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई तो अंतिम समय में वो पुस्तक पढ़ रहे थे। कम्युनिस्ट तो ये फैलाते हैं कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उसमें कितना सत्य है इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह सत्य है कि शहीद भगत सिंह ने पूरे देश की व्यवस्थाओं को, पूरे देश की क्रांतिकारियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और शहीद भगत सिंह कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा देते थे कि यदि आपको अच्छा कार्यकर्ता बनना है तो निरंतर स्वाध्याय करें। आपका और हमारा सौभाग्य है कि हम पतंजलि योगपीठ से जुड़े, पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े। पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से हमें अच्छा साहित्य निरंतर मिलता रहता है। और हम में से जो कार्यकर्ता पढ़ भी नहीं पाते, वो जब आस्था टीवी को सुबह और शाम देखते हैं तो सारी पुस्तकों का निचोड़ परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से हमें घर बैठे प्राप्त होता रहता है। शहीद भगत सिंह का दलित चिंतन कैसा था? आज देश में, राजनीति में, समाज में जो गिरावट है वो हिंदू मुसलमान और जातिवाद के कारण है, जातियों के झगड़े के कारण है, वोट की राजनीति के कारण है। प्रोफेसर चमनलाल जो बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दलितों के बारे में सबसे अच्छा चिंतन देने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो वो केवल और केवल सरदार भगत सिंह है। और सरदार भगत सिंह यदि देश के प्रधानमंत्री बनते तो इस देश में दलितों की समस्या नहीं रहती, इस देश में हिंदू और मुसलमानों की समस्या नहीं रहती। खुद गांधी जी ये मानते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1947 में बंटवारा हुआ और जब नेहरू जी से उनकी आंखें खुली तो 1947 में उन्होंने कहा, नेताजी को याद करते हुए, जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, कई करोड़ लोग मारे गए, कि आज यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर हिंदू मुसलमानों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। प्रोफेसर चमनलाल कहते हैं कि शहीद भगत सिंह से जब जेल के वार्डर ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो शहीद भगत सिंह ने कहा कि मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। तो जेल के अधिकारी ने कहा कि आपकी बेबे तो यहां से कई 100 किलोमीटर दूर है, पंजाब में बेबे मां को कहा जाता है, उसको बुलाना तो संभव नहीं है, आपको तो 1 घंटे बाद फांसी की सजा दी जानी है, आपकी हम ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो शहीद भगत सिंह ने कहा कि मैं अपनी जन्म देने वाली बेबे के हाथ की रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तो उस बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं जो यहां जेल में जमादार के रूप में काम करता है, जो जेल का जमादार है, जेल का सफाई कर्मी है, उसको मैं अपनी बेबे के रूप में, अपनी मां के रूप में देखता हूं। जैसे मां एक छोटे बच्चे की सफाई करती है, उसका मलमूत्र साफ करता है, वैसे ही ये दलित परिवार का मेहतर, ये जमादार मेरा मलमूत्र इस जेल में साफ करता है। उस समय जेल में लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम नहीं होते थे, सूखे पखाने होते थे जिसमें मल त्याग किया जाता था, उसके बाद जमादार उसको ढोकर लेकर जाता था। बहुत बुरी प्रथा थी। शहीद भगत सिंह उससे बहुत व्यथित थे और जब बेबे को, जब जमादार को बुलाया गया और उसने कहा कि मेरे ये हाथ इस काबिल नहीं है कि आपको रोटी खिला सकूं, तो शहीद भगत सिंह ने कहा कि आपके हाथ इस दुनिया के सबसे पवित्र हाथ हैं। तो ये शहीद भगत सिंह को हमने आज भारत स्वाभिमान की ओर से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से श्रद्धांजलि दी और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इस मिशन में, इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। एक अंतिम बात कहते कहते अपनी बात को विराम देते हैं। शहीद भगत सिंह के वकील जब प्राणनाथ मेहता जी जब अंतिम समय में शहीद भगत सिंह से मिलने के लिए गए और उनसे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि इनकलाब का नारा देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। शहीद भगत सिंह ने आगे बताया कि मेरी एक और अंतिम इच्छा है और वो इच्छा है कि मैं दोबारा इस भारत माता पर जन्म लूं और दोबारा भारत माता पर जन्म लेकर इस देश की सेवा करूं। हमने शहीद भगत सिंह को तो नहीं देखा, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल को नहीं देखा, लेकिन आज शहीदों की शहादत के प्रहरी के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे बीच में है। हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के रूप में शहीद भगत सिंह को देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख सकते हैं, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को देख सकते हैं। और आज यदि शहीद भगत सिंह होते, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल होते,
तो आज शहीद भगत सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल निश्चित तौर पर वही काम करते जो पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, जो भारत स्वाभिमान संगठन कर रहा है, जो पतंजलि परिवार कर रहा है। तो ये पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो काम हो रहा है वो केवल हमारा काम नहीं है, वो शहीदों का काम है, वो शहीद भगत सिंह का काम है। आइए हम संकल्प लें कि जो शहीद भगत सिंह ने सपना देखा था, शहीद भगत सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की? जब वो 13 वर्ष की आयु थे और 1920 में जब महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने की प्रेरणा प्रारंभ की, तो शहीद भगत सिंह ने अपने विद्यालय की शिक्षा को ठोकर मारकर, विद्यालय को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर उस स्वदेशी के आंदोलन में कूद पड़े और विदेशी कपड़ों की होली जलाने का पहला काम भगत सिंह ने किया, बालक भगत सिंह ने किया। तो इसी प्रेरणा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो संगठित स्वदेशी का व्रत दिया है, हम सब उसका पालन करेंगे। और शहीद आजम भगत सिंह ने जिस स्वदेशी भारत को बनाने का संकल्प लिया था, जिस स्वदेशी भारत के निर्माण की, व्यवस्था परिवर्तन की का सपना देखा था, उसको हम पूरा करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जब हम महापुरुषों के जीवन को, उनके चिंतन को, उनके चरित्र को सुनते हैं तो उनसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमको मिलती है। तो भाई राकेश जी का एक बार पुनः सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने बहुत ही गौरवपूर्ण संस्मरण सुनाते हुए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उन क्रांतिवीरों के सपनों को शब्द दे करके आप सब तक सबको संबोधित किया। और अंत में हमें एक निरंतर राष्ट्र आराधना और इस योग की साधना के साथ साथ स्वदेशी की साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातों से देश आगे बढ़ता है। हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें तो सोचते हैं कि हमारा भारत वर्ल्ड सुपर पावर बने, ये सब बोलते हैं और गौरव के साथ बोलते हैं कि भारत जिस दिन विश्व की महाशक्ति बनेगा उस दिन हम सब भारतीयों को बहुत गौरव होगा। लेकिन भारत महाशक्ति कोई नारों से नहीं बनने वाला, भारत विश्व की महाशक्ति कोई राजनेताओं से नहीं बनने वाला, नाचने गाने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से नहीं बनने वाला। भारत महाशक्ति खाली क्रिकेट के चौके छक्कों से नहीं बनने वाला। भारत महाशक्ति मात्र कुछ व्यक्तियों से नहीं बनने वाला। किसी भी देश को महाशक्ति बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ते हैं। मैं तो कहता हूं और बहुत बड़े बड़े काम हमें देश में करने हैं। विद्या के क्षेत्र में हमें बड़े बड़े काम करने हैं, कृषि के क्षेत्र में हमें बड़े बड़े काम करने हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें बड़े बड़े काम करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें, मैन्युफैक्चरिंग में हमें अलग अलग देश के विकास के पहलुओं पर काम करना है। हमने परमाणु बम बनाए और उस रासायनिक हथियारों से लेकर के देश को किसी भी दुनिया की ताकत के साथ में, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, चीन हो, किसी भी दुनिया के ताकतवर देश के सामने हमें नीचा ना देखना पड़े, इसलिए भारत को विचारों के साथ साथ हथियारों के क्षेत्र में भी स्वावलंबी बनाना, ये सारे काम करने बड़े बड़े काम हैं। लेकिन एक छोटा सा काम, कोई भी दुनिया का देश आगे बढ़ रहा है तो उसके केंद्र में होती है उसकी अर्थव्यवस्था। पहले दुनिया के देशों को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया जाता था, फिर उनको लूटा जाता था, फिर भी अर्थ हासिल किया जाता था। जिसके पास अर्थ होता है वही राष्ट्र समर्थ होता है, सबल होता है, शक्तिशाली होता है। सारी बातें, सारे जितने भी संकल्प हैं, जितने भी व्यवस्थाएं, जितने भी विकास हैं, वो आकर के अर्थ पर केंद्रित हो जाते हैं। यदि सारे देशवासी मिलकर के
मात्र एक संकल्प ले लें कि हम एक भी वस्तु अपने जीवन में विदेशी प्रयोग नहीं करेंगे तो देश आर्थिक और आध्यात्मिक, राजनीतिक और युद्ध से लेकर के सभी क्षेत्रों में विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। मात्र एक संकल्प से, एक छोटी सी बात से। और इस काम के लिए आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी, इस काम के लिए आपको कोई उद्योग नहीं लगाना, इस काम के लिए आपको कोई अतिरिक्त पुरुषार्थ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। ये छोटी सी बात सारे देश को हमें समझानी है कि भाई आपको हम अपनी शहादत देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको हम फौज में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में या किसी मिलिट्री, पैरामिलिट्री में भर्ती होने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, हम आपको करोड़ों रुपए का दान देने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, हम आपको कोई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, गौशाला, धर्मशाला, चिकित्सालय बनाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। हम आपको इतनी सी बात कह रहे हैं, जिन विदेशी कंपनियों के हाथ खून से सने हैं, उन्होंने भारत माता की कत्ल किया, उन्होंने भारत माता का कत्ल किया है, भारत के अमर शहीदों का कत्ल किया है। कितने अपराधों से, कितनी क्रूरताओं से, कितने जालिम कामों से जिनके हाथ सने हुए हैं, ऐसे उन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चरित्र रखने वाली उन विदेशी कंपनियों के सामानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस देश में विदेशी कंपनियों के क्योंकि कारनामे ऐसे हैं, उनके प्रति घृणा पैदा करनी। और ये वस्तु बनाना मात्र हमारा मकसद नहीं है, इन वस्तुओं के पीछे देश बनाना और देश को बचाना, आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य तो आज भी व्यक्ति निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है, एक नए युग का निर्माण है। लेकिन व्यक्ति निर्माण, नए राष्ट्र और नए युग के निर्माण का काम करने के लिए ताकत कहां से मिलेगी? ये जो कार्य है, इससे आज 1 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों को और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को हमने सम्मान, समृद्धि और स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया है। और आगे 5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिले और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम इससे सीधा जोड़ पाएं, और इससे जो कुछ अर्जित हो उस लाखों करोड़ों रुपए को हम भारत माता की सेवा में अर्पित कर पाएं, यह संकल्प है इस स्वदेशी के पीछे। इसलिए मैंने आज बात कही कि आज हमने पूरे देश भर में एक विज्ञापन भी प्रकाशित किया कि आओ हम सब मिलकर के विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें और इस पतंजलि के स्वदेशी अभियान को ताकत दें। अरे उन शहीदों ने तो अपने वतन के लिए, भारत माता के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए, वो आजादी तो एक अर्थ में मात्र मिली है राजनीतिक रूप से, अब इस देश को संपूर्ण आजादी दिलाने के लिए हम क्या संगठित होकर के एक स्वदेशी का संकल्प नहीं ले सकते? आज कहने को हमारे बाल देसी, इन पे शैंपू विदेशी लगे और उसमें भी जहर मिला वो शैंपू, और बालों में जो तेल लगाते हैं वो तो जो है पैराफिन, जिसको मिनरल ऑयल कहते हैं, वो तो सीधा सीधा कैंसर करता है। पूरे साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। हमारे दांत देसी, इसमें टूथपेस्ट विदेशी, चमड़ी देसी, इसमें लगने वाले क्रीम, पाउडर, साबुन सब विदेशी। माने एक एक चीज, आंखें देसी, इसमें लगने वाला जो काजल है वो भी विदेशी। अरे पतंजलि का 90 रुपए में मिलता है, विदेशी कंपनियों का 900 रुपए में। हमने तो संकल्प लिया कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट, जो आप चाहते हैं कि मुझे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिले, वो अल्टीमेट प्रोडक्ट दिया, और वो भी विदेशी कंपनियों से 2 से लेकर के 10 गुना सस्ते मूल्य पर दिया। अलग अलग प्रोडक्ट्स का आप बात करोगे तो वो 900 रुपए का वो काजल दे रही थी विदेशी कंपनियां आंख में लगाने वाली, हमने 90 रुपए की दी। एक एक प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं समग्रता से कहूं, हमने शिशु केयर से लेकर के, स्किन केयर से लेकर के, हेयर केयर से लेकर के, डेंटल केयर से लेकर के, फूड एंड जो है बेवरेजेस से लेकर के, होम केयर से लेकर के, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बचा। और अब घरों में फर्श खराब हो गए, हाथ खराब हो गए फिनाइल लगा लगा करके, हमने गोनाइल बनाया। यदि गोनाइल ही देश के लोग अपना लें तो हम 9 करोड़ गौ माता को कत्लखानों में जाने से बचा सकते हैं। और कुछ लोगों ने मानो लिया, पहली बात तो गाय के ऊपर अभी पूर्ण गौ हत्या बंदी का देश में कानून बनाने के लिए आवाज उठ रही है, आवाज उठी और वो बात सार्थक भी हो गई। गौ माता बचेगी कैसे? हमें गाय को उत्पादक बनाना पड़ेगा, चाहे गाय दूध दे या ना दे, हमें गौ माता को इतना समर्थ बनाना है कि हमें गोमूत्र के अर्क से
और गोमूत्र के गोनाइल से यह हम गोमाता की सेवा कर सकें, उसके ऊपर अनुसंधान का काम कर सकें और 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय को हम 50 किलो दूध देने वाली गाय बना सकें, यह काम करना है। अब आपको लगेगा अरे मैं तो फिनाइल प्रयोग कर रही थी, गोनाइल प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? गोनाइल प्रयोग करने से 9 करोड़ से ज्यादा गोवंश बचाने के लिए आपके हाथ आगे बढ़ेंगे और आपके हाथ केमिकल से भी बच जाएंगे। एक छोटी छोटी बातें हैं ये। अभी तो इसका 5 लीटर में हमने निकाल दिया, जिनके बड़े घर हैं उनको दिक्कत होती थी, और उसमें भी एक एक चीज माने ये स्वदेशी का संकल्प। मैं अपनी मां बहन बेटियों से इतनी सी बात कहूंगा, वैसे तो घर में 99% आप ही सब सामान लेकर के आते हो। घर का आहार क्या होगा, घर का विचार, घर का संस्कार क्या होगा, घर की मान्यताएं, घर की परंपराएं, घर के रीति रिवाज क्या होंगे, ये आप तय करती हैं। इसलिए भारत की माताओं ने मेरा साथ दिया, तो जैसे हमारे शहीदों ने विदेशियों को यहां से भगाया, यानी विदेशी कंपनियों को हम यहां से भगा देंगे। ये इतना बड़ा काम है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी दृष्टि है। इस अर्थ के पीछे कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। इसलिए एक सन्यासी होकर के स्वयं 1 रुपए का भी कोई मन में लालच का तो प्रश्न ही नहीं। जिसको कुछ ना चाहिए वो सन्यासी आखिर क्यों कर रहा है? ये स्वदेशी का काम, इसलिए कि मुझे भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना है, आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है और अपनी आंखों के सामने भारत माता को जगत माता के सिंहासन के पद पर बैठाना। इस काम को करने के लिए आपको संकल्पित होना। ये संकल्प ले आज शहीदी दिवस पर, तो हम ये समग्र रूप से इस संपूर्ण आजादी के अभियान को, इस भारत माता के उत्थान के काम को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर आपसे आह्वान करूंगा कि सभी आप भी इस संकल्प के साथ अनुप्राणित हों कि हम योगव्रती बनेंगे। बोलिए, हम योगव्रती बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे, गोव्रती बनेंगे और भारत माता को परम वैभवशाली बनाएंगे। और ये योगव्रती होने का, स्वदेशी व्रती होने का, गोव्रती होने का संकल्प देश भर में हमने दिला दिया ना। और ये व्रत निभा सकते हैं हम, योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत। और गोव्रती इसलिए जरूरी है कि बोलेंगे जी गाय का ये ठीक है, बाकी प्रोडक्ट तो हम प्रयोग कर लेंगे, जो मोटे मोटे हैं वो गोमूत्र कारक पिए, कैंसर आदि रोगों से भी बचें, घर में गोनाइल का भी प्रयोग कर लेंगे। घी और दूध हमने 2 तरह का, 3 तरह का बल्कि, एक होल मिल्क पाउडर माने जिसमें कोई भी फुल क्रीम वाला पाउडर, एक उसको बोलते हैं जो है WMP, एक को बोलते हैं जो है स्किम मिल्क पाउडर, और तीसरा है ये डेयरी व्हाइटनर। आपको जितना दूध ये थैलियों में मिलता है ना, वो कम से कम 3 से 7 दिन पुराना दूध होता है। दिल्ली जैसे शहरों में तो 5 से 7 दिन पुराना ही मिलता है। आपको एकदम फ्रेश दूध बनाओ अपने घर में। हमने इसका क्या किया, खाली पानी उड़ा दिया, पाउडर रखा है, WMP, SMP और डेयरी व्हाइटनर तीनों दे दिए। तो आपको गोव्रती बनने में कोई दिक्कत ही नहीं है। उसे दूध बनाइए, घी बनाइए, मक्खन बनाइए, मलाई बनाइए, रबड़ी बनाइए, रसगुल्ले बनाइए, गुलाब जामुन बनाइए। और अब तो गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी पतंजलि के ही बना करके आपको दे दिए हैं, माने गाय के दूध के। कुछ लोग बोलते हैं हम पतंजलि के रसगुल्ला खाते हो, पतंजलि को रसगुल्ला नहीं है, वो गाय के दूध का रसगुल्ला और गाय का दूध का गुलाब जामुन दोनों ही बना दिए। ये रसगुल्ला भी है और गुलाब जामुन भी बन करके आ गया, आपको मिल जाएगा। तो ये आप योगव्रती, स्वदेशी व्रती और गोव्रती बन सकते हैं। और यह संकल्प देश के करोड़ों लोगों को दिला देना, आने वाले 3 से 5 वर्षों में हिंदुस्तान के इतिहास में वो होगा जो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा काम है। और मैं अंत में आज हमारे विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को भी सम्मानित करना चाहूंगा।
आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारे वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे विद्यार्थी एक इतिहास बना रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में पुरुषार्थ करके। हमारे शर्मा जी उनमें से कुछ विद्यार्थियों को यहां पर आमंत्रित करेंगे और एक बार पतंजलि विश्वविद्यालय के इन सभी होनहार विद्यार्थियों का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। परम श्रद्धेय पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा हर नौजवान को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा स्वाभिमान दिलाने के लिए कटिबद्ध हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे केंद्रीय प्रभारी भाई जयदीप जी, भाई राकेश जी तथा बहन सुमन जी, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्वामी जी के समक्ष इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा देने के लिए जो एक स्वप्न संजोया है कि हर को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, तो हम पतंजलि विश्वविद्यालय में, आचार्य कुलम में, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए भी कार्यरत हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में भी हम बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। पूर्व में भी हमारे कई छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय के ऊपर भाषण प्रतियोगिताओं में, क्रीड़ाओं में तथा और दूसरी गतिविधियों में पतंजलि विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। 2016-17 के एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो कैलेंडर था उसमें हमारे विश्वविद्यालय ने पहली बार भाग लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा वहाँ पर भी मनवाया। जिन छात्रों ने कुछ पदक अपने नाम किए, पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से भाग लेते हुए मैं उनके नाम घोषित करना चाहूँगा और उनसे चाहूँगा कि वो स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। 14वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता भिवानी हरियाणा में 18 से 21 फरवरी 2017 तक संपन्न हुई, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की दल ने भाग लिया। तो पहला नाम आता है समीक्षा पमार, पीजी डिप्लोमा, स्वर्ण पदक एकल प्रतियोगिता। पूजा देवी, इन बच्चों का जोरदार अभिनंदन हो जाए सबकी ओर से। पूजा देवी एमए प्रथम, स्वर्ण पदक सीनियर युगल प्रतियोगिता। प्रेक्षिका बीएससी प्रथम, स्वर्ण पदक सीनियर युगल प्रतियोगिता। रविंदर एमए प्रथम, सीनियर टीम पुरुष रजत पदक। अक्षय कुमार एमए प्रथम, रजत पदक। शैलेंद्र पीजी डिप्लोमा, रजत पदक। ज्ञानेंद्र सीनियर युगल प्रतियोगिता, रजत पदक। धीरज पीजी डिप्लोमा, रजत पदक। कुमारी ऋषिता मैठानी बीए द्वितीय, कांस्य पदक जूनियर युगल प्रतियोगिता। स्मिता वर्मा एमए द्वितीय, कांस्य पदक सीनियर टीम महिला। कल्पना पीजी डिप्लोमा, कांस्य पदक सीनियर टीम। भावना एमए प्रथम, कांस्य पदक सीनियर टीम महिला तथा छाया पीजी डिप्लोमा, कांस्य पदक सीनियर टीम महिला। इसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम में हुई ताइक्वांडो की प्रतियोगिता में बीए तृतीय वर्ष के रविंद्र कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया। मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। श्री रविंद्र कुमार ताइक्वांडो में विशाखापट्टनम में संपन्न हुई कांस्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक ग्रहण किया और अभी हाल में संपन्न हुई अंतर विश्वविद्यालय योग प्रतियोगिता जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संपन्न हुई,
जिसमें देश की 128 विश्वविद्यालय की टीमों ने भाग लिया, उसमें हमारे होनहार छात्र बीए तृतीय वर्ष के श्री परविंद्र कुंडू ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में, पुरुष व्यक्तिगत प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। परविंद्र कुंडू। ये कौन से? ये हमारे प्रतिभागी हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के, ये भी आज पुरस्कार अर्जित करेंगे। ये छात्र जो है, इन्होंने सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसके पश्चात इन दलों के साथ समय समय पर जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, श्री कपिल शास्त्री जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी हैं। कपिल भी हमारा बहुत पुराना बच्चा है, एक बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री संदीप मणिकपुरी जी, ये ताइक्वांडो के खेल तथा योग के प्रशिक्षक हैं, बहुत होनहार है। श्री प्रवेश जी तथा कुमारी आकृति तिवारी, जो महिला कोच हैं योग की। आकृति सबको और शर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब आपको राज्यवार बैठना है।